हजारीबाग में कुमार गौरव की हत्या और राजधानी रांची में कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा पर गोलीबारी के बाद राज्य में कानून व्यवस्था का एक सवाल खड़ा हो गया। विपक्ष सहित आम लोगों के बीच भी इसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताई जाने लगी। विधानसभा के अंदर भी यह मुद्दा गर्म हुआ और तनातनी की स्थिति इतनी बन गई कि सीपी सिंह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म कह दिया। दरअसल डीजीपी ने अपने बयान में कहा था कि सुबह झारखंड में जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं या जो बमबारी और गोली चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जेल में जो संगठित गिरोह के सरगना है उनका हाथ है और जेल से ही इन चीजों का अंजाम दिया जा रहा है। सीपी सिंह का सवाल था कि आखिर जेल किसके जिम्मे आता है, अभी तो राज्य सरकार के हिस्से आता है, फिर प्रशासन इस पर नियंत्रित क्यों नहीं कर पाती है। और उसके बाद अनुराग गुप्ता ने मीडिया कर्मियों के सामने अपने बयान में कहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको परिणाम दिखने लगेगा। कल उन्होंने यह बयान दिया था और कल ही अमन साव को रांची लाया गया, झारखंड लाया गया, रामगढ़ पहुंचे हुए, और सुबह यह खबर आई कि उनका इनकाउंटर हो गया, अमन साहू का इनकाउंटर हो गया। और इसके बाद सुबह झारखंड की सियासत तेज हो गई। दरअसल विधानसभा में सरजू राय ने इस इनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। कल तक जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बता रही थी, आज विपक्ष में ही दरार दिखने लगी। एक तरफ सरजू राय इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो भाजपा कहीं न कहीं यह मान रही है कि जो भी क्रिमिनल होंगे, जो भी अपराधी होंगे, उसका हश्र यही होगा। इस समय हमारे साथ हैं अजय शाह जी, भाजपा प्रवक्ता। अजय जी, कल तक आप लोग कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे थे, राज्य के डीजीपी को बेशर्म कह रहे थे, और आज जब अमन साव का सफाया हो गया तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि सुबह सुबह आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने अपना रुख जो बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने साफ साफ जो कहा है कि जितने भी अपराधी है जो कि इस तरह की घटनाओं में लिप्त है, उन सबका हश्र जो वो एक ही होता है। और पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जो इनकाउंटर किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुलिस के ऊपर में आक्रमण होगा, पुलिस के ऊपर में हमला होगा, पुलिस पर गोली चलेगी, तो पुलिस वाले जो है सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएंगे ही। तो हमने इस घटना पर अपना रुख जो बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल हम पहले भी उठाते थे, आज भी उठा रहे, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल हम कल भी उठाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह सीपी सिंह के द्वारा राज्य के डीजीपी को बेशर्म कहा गया, वह शोभनीय था, असंसदीय नहीं था? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरे के पूरे स्टेट का ये सब्जेक्ट है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है, एक व्यक्ति के चले जाने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा या एक व्यक्ति के नहीं जाने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, ये बात भी कहना सही नहीं है। झारखंड में बहुत सारे क्रिमिनल्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है तो सिर्फ एक गैंग की बात नहीं है। जैसा कि कल ही यहाँ के डीजीपी साहब ने कहा था कि यहाँ पर 3 गैंग जो है सक्रिय है, तो चलिए एक गैंग के बारे तो हमें आज सूचना मिल रही है, लेकिन बाकी गैंग पे भी लगाम लगाना होगा। और इसके बाद बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में जो फेमस गाइडलाइंस दिया था, उसमें 7 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बेसिकली आया था किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। तो उसमें कई सारी चीजें थी, जैसे कि डीजीपी की नियुक्ति का मामला था, उसके बाद था कि जो जिले के एसपीज हैं उनका भी टेन्योर फिक्स किया जाए, उसके बाद पुलिस पदाधिकारी अगर गलत करते तो उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए भी एक अथॉरिटी बने, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने। यानी कुल मिलाकर के प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड वो ये था कि पुलिस का राजनीतिकरण नहीं हो और पुलिस एक बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपने फैसले जो है वो ले सके। लेकिन यहाँ झारखंड में प्रकाश सिंह केस का ब्लैटेंट वॉयलेशन हुआ है और यहाँ पर इनफैक्ट 2 जिले ऐसे हैं कि जहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो खुद जो है वो चार्जशीटेड है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला आगे भी जब भी होगा उठाते रहेंगे। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर पुलिस पे
हमला हुआ है तो पुलिस ने बिल्कुल सही कार्रवाई की है। पुलिस तो हर इनकाउंटर के बाद यही बयान देती है कि उस पर हमला हुआ है। आखिर इसकी जांच कैसे होगी? कहीं ना कहीं कोई कमेटी बनेगी, इसकी इंक्वायरी होगी, तब तो सच्चाई सामने आएगा। और खुद विपक्ष भी तो इस मुद्दे पर एक नहीं है। सरजू राय ने भी तो जांच की मांग की ही है। देखिए, ये जो इनकाउंटर का मसला जितना हमारे देश में आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा 90s में स्टार्ट हुआ था, जब एटीएस मुंबई में बनाई गई थी। और मुंबई में बहुत सारे इनकाउंटर्स हो रहे थे, जिस समय दाऊद इब्राहिम गैंग हो गया, वहाँ पर बहुत सारे गैंग वहाँ पर एक्टिव थे। उसके बाद एटीएस के एक्टिविटी के बाद में 2014 के आसपास या उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, जैसे कि यूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, फिर रामदास कदम की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल साफ किया है कि कोई भी पुलिस इनकाउंटर जब होता है, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर की जाती है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है, और जो हमारा संविधान के जरिए इंडियन पेनल कोड बना था, उसका सेक्शन 96 भी साफ साफ ये कहता है कि ऑफेंस इन सेल्फ डिफेंस इज नो ऑफेंस। तो जिस चीज को संविधान कह रहा है, जिस चीज को आईपीसी मान रहा है, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम इसमें कहीं पर भी ये नहीं कह रहे इनकाउंटर गलत होता है तो वो गलत होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है, जैसा दृश्य हमारे सामने आ रहा है, इसमें साफ साफ लग रहा है कि और जिस अपराधी की हत्या हुई है, वो अपराधी भी कोई ऐसा फर्स्ट टाइमर अपराधी नहीं है, बहुत हिस्ट्री है उस अपराधी की। तो ऐसा कुख्यात अपराधी अगर हमला करता है तो इसे मानने में कोई कठिनाई नहीं, हमला किया ही होगा, तभी पुलिस द्वारा कार्रवाई की होगी, यही हमारा मानना है। कल तक इनकाउंटर को लेकर भाजपा कटघरे में रहती थी। खासकर योगी सरकार को निशाना बनाया जाता था, दावा किया जाता था कि वहां एस्टेब्लिश्ड जो प्रोसीजर है लॉ का, उसका पालन नहीं किया जाता है। सरजू राय का जो रुख है, उससे तो यही लगता है कि यहाँ भी, झारखंड में भी हेमंत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह कि योगी आदित्यनाथ का, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो इनकाउंटर स्टेट्स में जितने हुए हैं, उसका खिलाफ या फिर उसके खिलाफ बोलने वाले ये कांग्रेस के लोग थे। ये कांग्रेस के लोग थे जिनकी सबसे बड़ी जो नेत्री है सोनिया गांधी, वो बटला इनकाउंटर के बाद में बहुत फूट फूट के रोई थी, ऐसा कांग्रेस के लोग ही कहते हैं। और हमारे देश में ह्यूमन राइट्स के नाम पर जितना बड़ा फर्जीवाड़ा होता था, ये पूरे इकोसिस्टम को कांग्रेस ने ऑक्सीजन देकर के रखा था। बीजेपी की सरकार के आने बाद में सबसे पहले तो फर्जी ह्यूमन राइट्स के नाम पर हमारे देश में जितना घपला हो रहा था, उसको बीजेपी ने खत्म किया। फॉरेन से बहुत डोनेशन लेते, उसको भी खत्म किया। और बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। अगर आप बीजेपी के काम करने का तरीके को देखेंगे, तो चाहे उस तरीके को आप नक्सलिज्म के विरुद्ध हमारी कार्रवाई में देखिए, यहाँ पर हम कोई जीरो टॉलरेंस है कि पुलिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ जब भी हमले हुए, हमने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और क्वेश्चन उठाने वाला जो इकोसिस्टम है, जब भी आर्मी कोई कार्रवाई करती है, सीआरपीएफ कोई कार्रवाई करती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है, तो सवाल उठाने वाले लोग कोई और थे, वो सवाल हम नहीं उठाते। हम तो सवाल के विरोध में हमेशा खड़े रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि सीआरपीएफ का जब हमला होता था तो जेएनयू में सेलिब्रेट भी किया जाता, जिसके खिलाफ हम बार बार आवाज उठा रहे हैं। तो इस देश में तो दो जो डिवीजन, वो बिल्कुल साफ है। एक डिवीजन जो हमेशा पुलिस फोर्स के साथ रहा है, देशभक्ति के साथ रहा, वो भाजपा है। और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जितना फर्जीवाड़ा देश में हुआ है, उसके साथ में कांग्रेस पार्टी और उनकी टीम है। और हम तो कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी अगर योगी आदित्यनाथ से सीखना ही है तो और भी कुछ चीज सीखे। आज भी जो है हमारा सिमडेगा में संजू प्रधान की हत्या हुई है, हजारीबाग में रूपेश पांडे की हत्या हुई है, दुमका में अंकिता सिंह की हत्या हुई है, साहेबगंज में रूबिका पहाड़िया की हत्या हुई है। इन सारी हत्याओं में आज तक हमें नहीं लगता क्योंकि बहुत क्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है। तो हम सरकार से यही करेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल सख्त रहे और प्रकाश सिंह केस का यहाँ पर अच्छे से पालन हो, तभी इस इशू से हमें जो है हम उभर पाएंगे। मेरा सवाल तो यह है ना कि कल तक जिस अनुराग गुप्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया और शायद आज आप भी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात है कि आप डीजीपी को इसके लिए अगर आप शाबाशी दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये इशारा करें कि सब कुछ प्लान था। तो आप खुद लॉ सिस्टम पे सवाल आप खुद ही खड़ा कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि कुछ प्लान था। हम कह रहे जो पुलिस वाले रायपुर से लेकर के आए थे, वहां पर ऐसी सिचुएशन हो गई होगी कि वहां पर पुलिस वालों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आप इसके लिए उसके ऊपर के किसी अथॉरिटी को आप शाबाशी दे रहे हैं, इसका मतलब आप सवाल उठा रहे हैं फिर उस एनकाउंटर के प्रोसेस में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अनुराग गुप्ता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अब सफल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, हमसे साफ साफ कहा कि आज जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल अगेन मैं कह रहा हूं कि झारखंड बहुत बड़ा स्टेट है, 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है। 3.5 करोड़ के पॉपुलेशन में एक गैंग लॉ एंड ऑर्डर का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे। उदाहरण के लिए मान लीजिए जेल की बात हुई, हमारे सीपी सिंह ने कहा कि जेल से चीजें जेल किसके अंडर में, ठीक है। अब रांची के लिए अभी बाबूलाल मरांडी जी ने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था अपने एक्स पे, कहा कि
रांची जो कि राजधानी में से कैदी भाग गया था, तो रांची में जो जेलर और सुपरिटेंडेंट दोनों का पोस्ट प्रभार पे चल रहा है। आज हमने पेपर में देखा है कि धनबाद में जेल के अंदर में वहाँ के डीसी वैसे सब गए हैं, और वहाँ का सुपरिटेंडेंट कौन है धनबाद जेल का? कोई नहीं है सुपरिटेंडेंट। तो जहाँ पर इतने कुख्यात अपराधी हो वहाँ कोई जेलर नहीं है, कोई सुपरिटेंडेंट नहीं है, तो आपको क्या लगता है हम उसमें सवाल नहीं उठाएंगे? सवाल जाहिर सी बात उठाएंगे। और जिस जिस गैंगस्टर की आज हत्या हुई है, हम ये कह रहे हैं कि उस गैंग के अलावा बहुत सारे गैंग्स यहाँ पर ऑपरेटिव हैं, और छोटी छोटी घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, मॉलेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, इन सब चीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की हम प्रशंसा करेंगे। और आज जो हुआ, आज हम इसमें ठीक है पुलिस की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में और हम वॉच करेंगे कि घटनाएं हो रही हैं पर नहीं हो रही है, उसके बाद हम पुलिस का रिव्यू करेंगे। डीजीपी ने अपने बयान में 3 गैंग का चर्चा की थी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और एक तिवारी गैंग का, विकास तिवारी का, जिसमें एक का तो सफाया हो गया, 2 पर क्या कार्रवाई होगी पुलिस का देखना होगा। पर कुछ लोग जो इस इनकाउंटर को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि पिछले साल आपने देखा होगा कि धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या हो गई थी जेल के अंदर। उसके बाद अब अमन साहू की हत्या होती है और दावा यह किया जाता है कि उसने पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश की, उसमें हुआ। तो इसलिए इसे संदेह की नजर से देखा जा रहा है। देखिए, हमारे देश में जो कानून की प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, चाहे वो, आपने देखा होगा कि इवन जो अफजल गुरु को भी जो फांसी दी गई है, वो पूरे कानून की प्रक्रिया के साथ अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। तो किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, चाहे वो गैंगस्टर्स हो, क्रिमिनल्स हो या आम आदमी हो, तो हर हत्या के बाद में एक प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर का पालन हर किसी को करना है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना पुलिस है, ना आम आदमी है, ना गैंगस्टर्स है। तो जाहिर सी बात है, इनकाउंटर के बाद मैंने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए हैं, उस गाइडलाइंस का इनको पालन करना ही है, करना है, तो पालन इसका करेंगे, और इसलिए यहाँ पर मसला कुछ भी कंफ्यूजन का नहीं है, साफ है। तो ये थे अजय शाह जी, जिनका मानना है कि हर इनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह गाइडलाइन है कि उसकी जांच होती है, देखना होगा कि उस जांच में क्या निकल कर आता है। फिलहाल जिस तरह पुलिस ने एक अपराधी सरगना को एक इनकाउंटर में मार गिराया है, वह कहीं नहीं कहीं पुलिस का इकबाल को कायम करता है। और अब जैसा आप देख सकते हैं, इन्होंने डीजीपी की प्रशंसा भी की है।